क्लास 11th स्टेट्स ऑफ मैटर का बाद फिफ्थ पार्ट हम लेके आए हैं, जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये क्या लॉ है? इस लॉ को पढ़ाने और समझाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ बच्चों। वो कॉन्सेप्ट का नाम है पार्शियल प्रेशर। क्या है पार्शियल प्रेशर? क्या होता है पार्शियल प्रेशर? किसी गैस के पार्शियल प्रेशर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस। बच्चों क्या होता है, अगर हमारे पास एक वॉल्यूम है बच्चों, मान लो इस वॉल्यूम में दो गैसेस हैं, लेकिन गैसेस कैसी है? नॉन रिएक्टिव, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नॉर्मल टेम्परेचर पर नॉन रिएक्टिव होती है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, अब इस सिलेंडर का, इस कंटेनर का एक फिक्स वॉल्यूम होगा। मान लो कि 1 लीटर है या कुछ भी है, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, है ना। हमने इसमें कुछ नाइट्रोजन गैस फिल करी है, कुछ ऑक्सीजन गैस फिल करी है ना। और दोनों ही गैस क्या करेंगी? पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि रिएक्शन तो करेंगे नहीं, कुछ नया चीज़ तो बनाएंगे नहीं, तो वो सारे वॉल्यूम में फैल जाएंगे। यानी अगर आपसे पूछे यहाँ पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम क्या, तो आप बोलोगे 1 लीटर वॉल्यूम में फैली हुई है। और नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या, तो भी आप बोलोगे कि वो भी 1 लीटर में फैली हुई है। ठीक है, दोनों गैसेस नॉन रिएक्टिव है। तब अगर हमको टोटल प्रेशर निकालना है पूरे सिस्टम का, तो हमको उन दोनों गैसेस के अलग अलग प्रेशर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स पता होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर जितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है वो भी दीवारों से टकराएंगे, उस पर प्रेशर लगाएंगे। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो भी सारी वॉल्स पर टकराएंगे और प्रेशर लगाएंगे। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि जिस कंटेनर की बात हो रही है बच्चों, अगर मान लो इस कंटेनर में अभी तो दोनों गैसेस फिल्ड है, अगर मान लो इनमें से कोई एक ही गैस फिल्ड होती, अगर इनमें से कोई एक ही गैस फिल्ड होती, तब वो गैस कितना प्रेशर लगाती, वो होता है पार्शियल प्रेशर। मतलब पार्शियल प्रेशर जो टर्म है बच्चों, वो अकेले कभी नहीं काम आएगी। पार्शियल प्रेशर टर्म काम आती है कि जब वो किसी के साथ है। तो जब दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस किसी कंटेनर में भर देते हैं बच्चों, तो अगर सपोज उतने ही कंटेनर में अगर नाइट्रोजन अकेली रहती या ऑक्सीजन रहती, तब वो कितना प्रेशर दीवारों पर लगाती अकेले रहने पर, वो होता है उस गैस का पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर मतलब कि अगर दो या दो से ज़्यादा गैसेस हैं, अगर वो किसी कंटेनर में फिल्ड है, किसी कंटेनर में हमने उनको भर दिया है, ठीक है, हमने उनको इसमें भर दिया है, लेकिन अगर सपोज इनमें से सिर्फ एक ही गैस होती, नाइट्रोजन या सिर्फ ऑक्सीजन होती, तो वो पार्शियली अकेले कितना प्रेशर लगाती, वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। वो क्या होता है उस गैस का पार्शियल प्रेशर। तो सिंपल समझ में आया कि किसी कंटेनर में अगर कोई गैस फिल्ड है, तो उसका जो प्रेशर है वही उसका पार्शियल प्रेशर होगा। अब यहाँ पर ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम कुछ नॉन रिएक्टिंग गैसेस को किसी फिक्स वॉल्यूम में, है ना, बंद कर दें एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर गैसेस विच आर नॉन रिएक्टिंग, मतलब दो या दो से ज़्यादा गैस लेकिन वो रिएक्शन नहीं करेंगे, इनक्लोज इन अ डेफिनेट वॉल्यूम, जो किसी डेफिनेट वॉल्यूम में इनक्लोज है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मतलब उनके पार्शियल प्रेशर्स, है ना, किसके बराबर होता है? पार्शियल प्रेशर के। मगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस फिल्ड हैं, तो इस सिलेंडर के ऊपर लगने वाला टोटल प्रेशर जो है, वो इन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के प्लस के बराबर होता है। इस गैस का पार्शियल प्रेशर प्लस इसका पार्शियल प्रेशर, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, मतलब ये जो कंटेनर है इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है ये हमको पता लग जाएगा। दो चीज़ें कांस्टेंट चाहिए, वॉल्यूम भी नहीं बढ़ना चाहिए और टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये बढ़ जाएंगे बच्चों, तो हमने देखा है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से कि वैल्यूज़ में डिफरेंस हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि दो चीज़ें कांस्टेंट रहे। तब किसी क्लोज कंटेनर में अगर दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, सपोज 3 नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं जिनके पार्शियल प्रेशर किसी का P1 है, किसी का P2 है, किसी का P3 है, तो टोटल प्रेशर इनके तीनों के पार्शियल प्रेशर्स के बराबर होगा। पार्शियल प्रेशर मतलब कि अगर मान लो इसी कंटेनर में से बाकी गैस हटाकर सिर्फ अकेली ही वो गैस रहती, है ना, जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं,
इस कंटेनर में फिल्ड। अगर मैं मान लो ऑक्सीजन को हटा दूँ, अगर ऑक्सीजन को हटा दें तो जो सिर्फ अकेले नाइट्रोजन का प्रेशर होगा, नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल जितना प्रेशर इसकी गैसेस, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जो है जितना प्रेशर इसकी दीवारों पर लगाएंगे वो होता है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। या नाइट्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन को अकेले इस कंटेनर में रख दिया जाए, तब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस कंटेनर पर जो प्रेशर लगाएंगे वो होता है इसका पार्शियल प्रेशर। क्लियर हुआ? तो किसी सिस्टम में या किसी क्लोज्ड कंटेनर में जितनी भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस फिल्ड हैं, उन सब के पार्शियल प्रेशर का सम जो होता है वो उस कंटेनर के ऊपर लगने वाले टोटल प्रेशर के बराबर होता है। क्लियर है क्लास? जो इसका एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन है एक्वस टेंशन के फॉर्म में। क्या होता है बच्चों, जब भी कोई गैसेस किसी रिएक्शन में निकलती है तो उनको कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, गैसेस को स्टोर करते हैं ओवर द वाटर, पानी के ऊपर। मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा, आप उसको देख के थोड़ा समझोगे क्या होता है। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से कभी कभी क्या गैसेस निकलती है ना किसी रिएक्शन में, तो गैसेस को ऐसे वाटर के ऊपर के खाली स्पेस में ऐसे स्टोर किया जाता है जिससे कि गैस कहीं जाए ना, है ना। गैस को स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, गैस जब यहाँ से निकल कर जाती है ना, तो जो वाटर है ना, उसकी कुछ वेपर्स गैस के साथ चल देती हैं। मतलब जब यहाँ पर वो स्टोर रहती हैं तो यहाँ पर गैस तो होती है, साथ में कुछ वाटर की वेपर्स भी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका जो प्रेशर हमको मिलेगा वो प्रेशर ड्राई गैस का नहीं होता, वो प्रेशर किसका होता है, गैस साथ में वाटर वेपर का भी प्रेशर होता है। वाटर वेपर के इस प्रेशर को एक्वस टेंशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एक्वस टेंशन, है ना। ये जो गैस होती है यहाँ पर वो मॉइस्ट हो जाती है। मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा उसके अंदर वाटर वेपर्स आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर हमको ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो, क्या निकालना हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, किसी ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर ऑब्जर्व्ड, मतलब आपने क्या प्रेशर ऑब्जर्व किया, है ना। जब आपने इस गैस को यहाँ पर रखा तो आपको कुछ ना कुछ प्रेशर पता चलेगा, है ना। प्लस एक्वस टेंशन होता है। क्या होता है? एक्वस टेंशन भी होता है। तो ड्राई गैस का निकालने के लिए ऑब्जर्व प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन को आप क्या करते हो, माइनस करते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं इसी पर बेस्ड के। ड्राई गैस का क्या निकालिए, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर फाइंड कीजिए, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। तो वीडियो रोक कर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इसलिए अब स्क्रीन आपको दिखाई देगी। ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 4 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन को हमने कॉन्फाइंड इन अ वेसल ऑफ कैपेसिटी 1 लीटर, मतलब 1 लीटर का कोई कंटेनर था जिसका वॉल्यूम 1 लीटर, उसके अंदर हमने 4 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस फिल कर दिए। हम कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। हमको निकालना है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस, द पार्शियल प्रेशर एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल की बात कर लें। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो लेसन फर्स्ट में हमने आपको सिखा रखा है, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपन मोलर मास, है ना। तो नंबर ऑफ मोल का पहले तो फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। नंबर ऑफ मोल को हम जनरली स्मॉल n कहते हैं, और यहाँ लगा दो O2 तो हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के कितने हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन के। गिवन मास, ऑक्सीजन का मास कितना दिया है, 4 ग्राम बच्चों। कितना दिया है? 4 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास मतलब यहाँ निकाल कर दिखाता हूँ हमको, O2 मतलब एक ऑक्सीजन का होता है मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 और 16 32, 32। तो अपॉन में क्या आएगा, 32। चाहो तो कैंसिलिंग कर लो, 4 1 जा 4 8 जा, या डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते थे 4 को 32 से। अब तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा हमारा, अगर 1 को 8 से डिवाइड करो तो 0.125 आता है। यानी मोल कितने हैं ऑक्सीजन के? 0.125 मोल। ओके। और हाइड्रोजन के मोल निकाल लो। अब फॉर्मूला तो डायरेक्ट लगा ही सकते हैं,
NH2 मतलब N नंबर ऑफ मोल, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन का मास होता है बच्चों, गिवन मास दिया 2 ग्राम, गिवन मास क्वेश्चन में 2 ग्राम दिया है, देखो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और हाइड्रोजन का मोलर मास भी 2 ग्राम ही होता है, क्योंकि H2 जो होता है बच्चों, देखो H2 मतलब हाइड्रोजन का मास 1, H2 है तो 1 + 1 2 ग्राम, 2 से 2 कटा तो हाइड्रोजन के कितने मोल है बच्चों, हाइड्रोजन का है 1 मोल, और नाइट्रोजन के हैं इतने मोल। जब भी पार्शियल प्रेशर निकालना हो ना, तो बच्चों जो अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रखी है उसका यूज़ करना है ना। PV बराबर nRT का हमको प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो PH2 लिख लो, हाइड्रोजन का निकालना है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें बदल रही हैं बच्चों, कुछ भी नहीं बदल रहा है, बस N के अलावा। R दोनों गैस के लिए एक ही रहेगा, है ना। टेम्परेचर सेम है 0 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम दोनों गैस एक ही, जब दोनों गैस एक ही कंटेनर में भरी हुई है तो वॉल्यूम भी दोनों का सेम है, बस बदलेगा क्या, उनके नंबर ऑफ मोल बदलेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालने के लिए ऊपर N, तो H का नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके, 1 मोल है बच्चों, ठीक है। टेम्परेचर कितना है बच्चों हमारा, टेम्परेचर हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं, 273 केल्विन कहते हैं ना, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं आर की। तो मैंने क्या समझाया था आपको कि आर हमको डिपेंड करता है कि यूनिट के ऊपर। हमारा जो वॉल्यूम है वो लीटर में दिया, लीटर के अंदर अगर हम आर की बात करें तो आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0821। यूनिट क्या होती है इस टाइम पर, इस टाइम पर यूनिट होती है हमारी ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यू होती थी आर की। तो यहाँ पर हम, हमारा वॉल्यूम जो है 1 लीटर दिया है, तो हम एल को क्या लेंगे, मतलब वही यूनिट लेंगे जिसमें एल हमारा लीटर में हो, तो ये वाली यूनिट होगी। तो आर की जगह मैंने रख दिया 0.0821 अपॉन में वॉल्यूम, क्योंकि मुझे प्रेशर निकालना तो V मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ लिख दिया 1। कुल मिला के इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो PH2 कितना आ जाएगा हमारा। तो बच्चों यहाँ से इसका जो प्रेशर आया ना, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड तो अब ये चीज़ें आपको नहीं कराऊंगा 11th क्लास में। तो 22.4, ठीक है, 22.4 ATM आया। कैसे बोल रहा हूँ ATM आया, क्योंकि मैंने जो यूनिट ली ना आर की, वॉल्यूम लीटर लिया है, तो प्रेशर मेरा यहाँ किस में आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 22.4 ATM प्रेशर, वेरी गुड। इसी टाइप से हम लोग किसका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। फॉर्मूला वही होगा, PV बराबर nRT। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का अगर मुझे निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के कितने निकाले हैं अपन ने, 0.125, तो यहाँ रख देंगे 0.125। बाकी सब चीज़ें सेम होंगी क्योंकि फॉर्मूला तो वही है भाई। नंबर ऑफ मोल बदलेंगे, आर बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, तो 0.0821। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, दोनों गैस एक ही साथ भरी हुई है एक ही टेम्परेचर पर। दोनों गैस जहाँ भरी है उसका वॉल्यूम भी सेम है 1 लीटर, तो अपॉन में भी क्या आएगा 1 लीटर। इसका मल्टीप्लाई कैलकुलेशन अगर आप करोगे ना बच्चों, तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.80 या 2.80 मान लो, कोई बात नहीं, 2.80 ATM। ये दोनों के पार्शियल प्रेशर निकाल लिए हमने। उनने हमसे पूछा क्या क्या था, नंबर ऑफ मोल निकालो, हमने मोल निकाल दिए। पार्शियल प्रेशर निकालने का बोला, वो निकाल दिया। टोटल प्रेशर, तो दोनों को प्लस कर दो भाई। अभी हमने पढ़ा ना डॉल्टस लॉ ने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो, P ऑफ टोटल प्रेशर बराबर P ऑफ O2 प्लस P ऑफ H2, दोनों के पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो। इसका पार्शियल प्रेशर कितना निकला 2.80 ATM, उसका निकला 22.4 ATM, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2420, तो ये हो जाएगा 25.2, प्लस करना तो आता ही होगा। 25.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा बच्चों इसके अंदर, कितना रहेगा 25.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हुआ, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं,
देखो भैया क्वेश्चन क्या दिया है कि 750 ml ऑफ नाइट्रोजन, मतलब वॉल्यूम कितना दिया नाइट्रोजन का, 750 ml ऑफ नाइट्रोजन आर कलेक्टेड ओवर वाटर, पानी के ऊपर कलेक्ट की गई है और 25 डिग्री टेम्परेचर पर, सेल्सियस टेम्परेचर पर, और 740 mmHg उसका प्रेशर है गैस का। इफ़ द एक्वस टेंशन एट दिस टेम्परेचर, इस समय पर जो एक्वस टेंशन है वो 23.8 mmHg है, तो हमको मास कैलकुलेट करना है ड्राई गैस का। बच्चों मैंने भी समझाया था आपको कि जब भी कोई चीज़ को वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, मतलब किसी गैस को जब वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर वाटर वेपर्स का प्रेशर भी जुड़ जाता है। मतलब ये जो प्रेशर है ये ड्राई गैस का प्रेशर नहीं है, ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर है ना। कौन सी गैस का प्रेशर है? मॉइस्ट गैस, जिसके अंदर वाटर वेपर भी मिक्स है। अगर हमको ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बोला था आपको कि इसमें से हमेशा एक्वस टेंशन माइनस करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेशर या पी ऑफ ड्राई गैस निकालना हो आपको तो वो होता है पी ऑब्जर्व्ड, मतलब जो ऑब्जर्व किया आपने, क्या ऑब्जर्व किया 740 माइनस एक्वस टेंशन माइनस एक्वस टेंशन। पी ऑब्जर्व्ड कितना निकला बच्चों? 740 निकला। एक्वस टेंशन कितना है? 23.8 है। अगर दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा? दोनों को माइनस करने से मिलेगा 716.2 mmHg। ये है ड्राई गैस का प्रेशर, पी ऑफ ड्राई गैस। ये तो समझ आ गया होगा। हमको उसका मास निकालना है गैस का। गैस कौन सी? नाइट्रोजन। मास निकालने के लिए बच्चों नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास है PV बराबर nRT। गैस का प्रेशर आपने फाइंड कर लिया, वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है 750 ml, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, आर की वैल्यू है। यहाँ से सबसे पहले क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोल निकलेंगे कि नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, और नंबर ऑफ मोल से फिर निकलेगा उसका मास। तो आपको पहले क्या निकालना है? n निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से? PV/nRT। वैल्यूज पुट करें। क्वेश्चन में वैल्यूज क्या दी है? वॉल्यूम 750 ml, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में तो कर लूँगा मैं, और प्रेशर दिया है mmHg में। जब ये सब चीज़ें mmHg इनमें प्रेशर होता है तो R की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी, पिछले क्वेश्चन में जो थी उससे अलग वैल्यू मिलेगी हमको। चलो रखें। प्रेशर 716.2, वॉल्यूम 750 ml, अपॉन में आर और टी, टेम्परेचर कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करूं बच्चों तो केल्विन बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यानी 273 प्लस 25, इसका मतलब 298 केल्विन का टेम्परेचर। तो अपॉन में क्या आएगा? 298 केल्विन का टेम्परेचर आएगा। ठीक है बच्चों, आर की जो वैल्यू है वो अगर हम mmHg में निकालते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट आती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस क्या करें? प्रेशर जो हमको गैस का दिया है, मैं इधर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, वो mmHg में दिया है ना, और वॉल्यूम हमारा ml में है। अगर मैं ml को लीटर में चेंज कर लूँ तो भी काम बन जाएगा बच्चों, तो हम ml को लीटर में चेंज कर लेते हैं। लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड। तो ये वॉल्यूम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? 1000 से मैंने डिवाइड किया तो ये वॉल्यूम जो है 750 को ml में था, अगर अपॉन में 1000 लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? लीटर बन जाएगा। तब हमारे R की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो R की वैल्यू क्या होती है? तब R की हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 62.3 लीटर mmHg पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो R की जगह हमको अब क्या यूज़ करना है? 62.3 यूज़ करना है। तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया 62.3। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये mmHg का जो प्रेशर है उसको ATM में चेंज कर लेते हैं, है ना। बात सब वही है बच्चों, चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या करा है? नंबर ऑफ मोल जो है PV बराबर nRT जो होता है, सॉरी यहाँ गलती से n लिख दिया बच्चों, PV/RT होगा है ना। n तो निकालना है हमको, n को यहाँ थोड़ी भेज सकते हैं। तो प्रेशर mm में, वॉल्यूम ml में था, ml के अपॉन में 1000 लिखा तो लीटर में बन गया।
टेम्परेचर केल्विन में 298 हो गया, बता ही चुका हूँ। और ये आर की जो वैल्यू है लीटर एमएम, ये लीटर ये एमएम में, वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एमएम में, उसके समय पर 62.3 होती है। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, एक जीरो से जीरो कट कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो 25 से कट कर दो, ये 25 से कट होता है 3 बार, ये होता है 4 बार। बच्चों अब तो क्या है, सीधा मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही करना पड़ेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का तो आंसर आता है 2148.6। और अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करें अपॉन वालों का बच्चों तो आंसर आता है 74261.6। पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो क्या आएगा, n बराबर 21486 अपॉन में 74261.6 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ठीक है। अब कैंसलिंग करना है आप लोगों को, तो इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं। हमको एक्चुअल में हमको नंबर ऑफ मोल तो निकालना नहीं है, हमको निकालना है मास ऑफ गैस के, यहाँ पर गैस का मास कितना है। तो हम इस n को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का गिवन मास हमको फाइंड करना है, तो हम ऊपर लिखेंगे गिवन मास या मास ऑफ गैस अपॉन में मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास होता है बच्चों 28, क्या होता है 28 इज इक्वल्स टू 21486 अपॉन में 742616। बच्चों यहाँ से आपको जिसको जो कैंसलिंग आसान लगे, किसी को कैंसलिंग आसान लगती है, किसी को डायरेक्ट डिवाइड आसान लगता है, जो भी आसान लगे वो कर सकते हो। अपॉन का 28 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 21486 इंटू 28 अपॉन में 742616। मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें या कैंसलिंग कर लें, जिसको जो बेटर लगे कर सकता है। बच्चों इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.810 ग्राम आएगा। क्लियर है, 0.810 ग्राम ये है आपका मास ऑफ द गैस। क्लियर हो आपको? चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब हम इसी टॉपिक में एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन का लॉ पढ़ेंगे ग्राहम्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है ये। जो पहले तो समझिए कि डिफ्यूजन होता क्या है ना। हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम स्पेस में छोड़ दें, मतलब स्पेस यानी कि मान लो पृथ्वी के ऊपर, है ना, किसी हाइट पर छोड़ दें तो वो क्या करता है, नीचे आता है ना, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको खींचती है। लेकिन गैसेस के केस में बच्चों बहुत ही अलग ही सिस्टम चलता है। आप किसी गैस को अगर कहीं ओपन में खुला छोड़ दो तो वो गैस अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब सब तरफ जाती है, नीचे भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, हर डायरेक्शन में फैल जाती है, उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट शो ही नहीं होता है। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब कि अगर आपने किसी गैस को कहीं पर ओपन कर दिया, किसी गैस का ढक्कन ओपन कर दिया, वो पार्टिकल पूरे स्पेस में फैल जाते हैं, आसपास की जितनी जगह है सब जगह फैल जाते हैं, जितना भी स्पेस उसको मिलेगा। अगर आपने किसी रूम में छोड़ दिया तो पूरे रूम में फिल हो जाएगी, किसी छोटी सी चीज़ में छोड़ दिया तो वहाँ भी पूरे स्पेस में इक्वली स्प्रेड हो जाती है ना। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफ्यूजन, है ना, कि गैसेस डिफ्यूजेबल होती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, है ना, जितना स्पेस मिलेगा उतने में वो चली जाएंगी। ठीक है, तो डिफ्यूजन तो समझ गए होंगे कि भाई मैंने कहीं पर किसी गैस को खोला, किसी गैस कंटेनिंग किसी कंटेनर को खोल दिया तो वो गैस पूरे स्पेस में फैल जाती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी का कोई रूल उस पर नहीं लागू होता कि वो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर गैसेस की डिफ्यूजिबिलिटी, मतलब गैसेस की डिफ्यूजन पावर को शो करने के लिए थॉमस ग्राहम नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने एक लॉ दिया जिसको कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। क्या है वो हम देखते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कहाँ पर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर,
द रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब किसी गैस का फैलना, डिफ्यूजन मतलब गैस का अपने एटमॉस्फेयर में फैल जाना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, वो किसी गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपसे पूछें रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू 1/√d, 1/√d उसकी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी डेंसिटी, ठीक है, यहाँ से क्या दिख रहा है कि जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, है ना, उसका डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। यही समझ में आ रहा है ना? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ कि जब डी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम होगा। देख सकते हैं आप, क्योंकि डी अपॉन में होगा, अपॉन में डी है, मतलब अगर डी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी आर की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, लेकिन बात कहाँ पर हो रही है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होंगे तो कोई गैस की डिफ्यूजिंग पावर डिपेंड करेगी उसकी डेंसिटी पे। ठीक है, अब डेंसिटी बच्चों होता क्या है? डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। बट गैसेस के केसेस में बच्चों अपन इसको क्या लिखते हैं? वेपर डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपर डेंसिटी। और यहाँ पर एक फॉर्मूला चलता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। क्या चलता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जनरली अगर आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट करो तो R इज इक्वल्स टू क्या हो गया है? R इज इक्वल्स टू नहीं, R इज प्रोपोर्शनल टू 2 तो एक नंबर है, भूल जाओ। क्या है? वेपर डेंसिटी जो है वो उसके मोलिकुलर मास के किसके होती है? प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है? किसी गैस के मोलिकुलर मास के प्रोपोर्शनल होती है। 2 तो नंबर है, हटा दो इसको। हम इन दोनों में रिलेशन देख रहे हैं कि वेपर डेंसिटी कब बढ़ेगी? जब उसका मोलर मास बढ़ेगा, सॉरी मोलिकुलर मास बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा मास की गैस लोगे उतनी ज़्यादा उसकी वेपर डेंसिटी होगी। यानी देखा जाए तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 मोलिकुलर मास। किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके मोलिकुलर मास पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? उसके मोलिकुलर मास पर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई आपकी वैल्यू की बात, है ना। अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन होता क्या है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, मतलब किसी गैस के डिफ्यूजन होने का जो रेट है वो क्या होता है? इज द रेशियो ऑफ, वो क्या होता है? इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज। कितनी गैस डिफ्यूज हो गई है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है बच्चों, द रेट ऑफ डिफ्यूजन किस रेट से डिफ्यूज हो रही है उसका फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस और टू द टाइम, टू द टाइम टेकन इन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में कितना टाइम लगा, यानी आर जो होता है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली देखा जाए तो वो होती है V/T, है कि कितनी गैस निकल गई और कितने टाइम में निकली, V/T होता है। सिंपल सी बात है ना। सपोज यहाँ पर दो अलग अलग गैसेस है मान लो, है ना। एज्यूम कर लो कि कोई गैस है जिसका V1 वॉल्यूम T1 टाइम में निकल के जा रहा है और कोई दूसरी गैस है जिसका V2 वॉल्यूम
T2 टाइम में निकल के जा रहा है। दोनों के रेट क्या होंगे, पहले वाले का रेट को R1 मान लो, जो हो जाएगा V1/T1, दूसरे वाले के रेट को R2 मान लो, जो हो जाएगा V2/T2। ठीक क्लास। अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूँ R1/R2 का, तो अगर अपन R1/R2 का रेशो करते हैं तो R1/R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1/T1 होल अपॉन V2/T2, यानी दो गैस के डिफ्यूजन के रेट का रेशो जो हो जाएगा, अगर मान लो दोनों गैस बराबर निकल रही हैं बच्चों, V1 और T1 बराबर है, V1 V2 बराबर, दोनों गैस बराबर निकल रही हैं, ठीक है, तब R1/R2 क्या हो जाएगा, T1/T2 हो जाएगा, सॉरी T2/T1, T2 अपॉन से ऊपर चल जाएगा, T1 नीचे जाएगा, तो इसको T2/T1 कर लीजिए। तो बच्चों R1/R2 क्या हो गया, T2/T1 हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान दिया जाए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि R1/R2 इज इक्वल्स टू, ये भी तो हो सकता है √M2/M1। कैसे हो सकता है, अभी हमने क्या देखा था कि R जो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो प्रोपोर्शनल होता है 1/M के। अगर दो अलग अलग गैसेस का रेट लूँ तो R1 जो होगा प्रोपोर्शनल होगा 1/√M1 के, और R2 जो होगा वो होगा 1/√M2 के, है ना। तो M2 ऊपर जाएगा, M1 नीचे आएगा, तो R1/R2 इक्वल हो गया √M2/M1 के, और वो इक्वल हो गया T2/T1 के। इसके अलावा बच्चों ये भी हो सकता है कि अगर मान लो जो मेरा फॉर्मूला था R1/R2 इज इक्वल्स टू V1/T1 बराबर V2/T2 था। अगर टाइम मान लो बराबर हो गए दोनों, T1 और T2 मान लो दो गैस बराबर समय तक डिफ्यूज़ कर रही हैं, तब वो कितना वॉल्यूम डिफ्यूज़ करेंगी, कितनी गैस उसमें से बाहर निकल जाएगी, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे तो V1/V2 बचेगा। यानी R1/R2 का एक और फॉर्मूला हो गया V1/V2। लेकिन R1/R2 जो है वो इसके बराबर भी है √M2/M1 के। तो मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, एक फॉर्मूला तो आपके पास ये आ गया बच्चों, एक और बनाए तो R1/R2 बराबर V1/V2 बराबर √M2/M1। बच्चों इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, देखिए ध्यान से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एक्स एंड अ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन गैस है और कोई अननोन गैस एक्स मान लिया है, वो दोनों डिफ्यूज़ हो रही हैं सेम टाइम तक, ड्यूरिंग द सेम टाइम, दो गैस सेम टाइम तक डिफ्यूज़ हो रही है, मान लो 10 सेकेंड 5 सेकेंड जो भी हो, उतनी देर में उनके कितने वॉल्यूम डिफ्यूज़ हुए हैं, एक का वॉल्यूम 35 पहली गैस का, और क्लोरीन गैस का वॉल्यूम हुआ 29 ml डिफ्यूज़, ठीक है। इफ़ द मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन इज 71, अगर मोलिकुलर वेट कितना है 71 है, तो मोलिकुलर वेट निकालना है गैस एक्स का। तो बच्चों यहाँ पर अपन एक फॉर्मूला लगाया अभी, V1/V2 बराबर M2/M1, ये मोलिकुलर वेट है कि कितना वेट निकला है, ठीक है, मोलिकुलर वेट। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, V1/V2 बराबर √M2/M1। V1 किसका मान रहे हैं हम, पहली गैस का, क्या मान रहे हैं, पहली गैस के वॉल्यूम को मान रहे हैं V1, क्या मान रहे हैं V1। तो V1 कितना दिया है हमको 35, दूसरी गैस क्लोरीन का 29, तो M2 कितना दे रखा है, M2 मतलब दूसरी गैस का रूट 71 है ना। ये तो अपन बना लेते हैं, V1 कितना दिया है 35 ml, ये दिया है 29, यहाँ पर उल्टा सिस्टम है, M2 ऊपर आएगा, M2 71 अपॉन नीचे M1 फाइंड करना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इसका रूट निकालना है, मतलब M1 की वैल्यू निकालना है, इधर इस रूट है हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 35.29 इधर स्क्वायर करूँगा और इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो इधर के स्क्वायर से रूट कट जाएगा बच्चों, ठीक है। 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, 29 का कितना होता है 841 इज इक्वल टू 71/M। M को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ लेकर, अपॉन का M इधर जाएगा, ये अपॉन की वैल्यू मल्टीप्लाई में,
और ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में। ठीक है, हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ किया, ये तो हमको पता ही है, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा किसका, गिवन गैस का। 48.74 उसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो आसान क्वेश्चन था बच्चों, इस तरीके से इसके ग्राम्स के लॉ का आप यूज़ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको इस पर बेस्ड। क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन। एक वेसल है जिसके अंदर एक छोटा सा छेद है ना, कोई स्मॉल ओपनिंग है ना, और उसके अंदर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और एक अननोन गैस है जिन दो बराबर मात्रा में भरी हुई है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इफ्यूज थ्रू द ओपनिंग 1.8 टाइम्स फास्टर देन, अगर एक छेद में से कभी मान लो गैस निकालने की बारी आए तो ऑक्सीजन उस गैस से 1.8 टाइम जल्दी निकलती है, फास्टर देन। अगर एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है तो हमको उस अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना होगा बच्चों। कितना है उसका मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, एक पेज ले लेता हूं मैं। हमको यहाँ दिया है R1/R2। R1/R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.8 कि ऑक्सीजन गैस का जो रेट है निकलने का वो दूसरी वाली गैस से 1.8 टाइम फास्टर है। मतलब R1/R2 कितना दिया है, 1.8 दे रखा है। हमने भी क्या फॉर्मूला पढ़ रखा था, R1/R2 बराबर √M2/M1। यहाँ R1 की जगह ऑक्सीजन का रेट आएगा, R2 की जगह अननोन गैस का। लेकिन हमको अलग अलग तो चाहिए नहीं, हमको तो इनका रेशो दे दिया 1.8, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनका रेशो 1.8 रखेंगे। M2 मतलब दूसरी वाली गैस का मोलिकुलर मास पता नहीं, अपॉन में ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास तो 32 होता ही है बच्चों। 16 2 या 32। यहाँ देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए एटॉमिक मास 16 लिख दिया उन लोगों ने कि बच्चा कंफ्यूज होकर 16 लिख दे, जबकि वो तो एटम का मास है ना। ऑक्सीजन का मास तो 32 होता है क्योंकि ऑक्सीजन गैस होती है O2। तो दूसरी वाली गैस का मोलिकुलर मास निकालने के लिए सिंपली वही करेंगे बच्चों, इधर स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर। 1.8 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 3.24। यहाँ स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा M2/32। 32 यहाँ जाएगा। 1.8 का स्क्वायर अब छोटी क्लास में नहीं हो तो बताओ मैं आपको, 32 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, 3.24 इंटू 32 बराबर आ गया आपका M2। मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 103.68 मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास उस गैस का इतना होगा। क्लियर हो बच्चों। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं है ना, जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, आपकी बुक में भी दिए होंगे, आप सॉल्व करें इन दोनों चीज़ों के ऊपर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करें, मैं इस पर भी वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाऊँगा।